हेलो एवरीवन। तो विजन आईएएस मंथली मैगजीन रिलीज़ करती है, बट इस बार पता नहीं क्या कारण की वजह से उनका मैगजीन है वो काफ़ी डिले हो गया है। तो मैंने क्या किया है, फरवरी की जो डेली न्यूज़ आई हैं उनको कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट करके एक साथ कंपाइल कर दिया है, सो दैट आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर आप ये सीरीज़ पूरा कर लेते हैं तो आपको मैगजीन पढ़ने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एज यूजुअल पॉलिटी सेक्शन है। पॉलिटी में सबसे पहला है दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। अब देखो इसके कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्शंस दी हैं कि ये रूल है वो स्ट्रिक्टली लागू किए जाने चाहिए। आपको दो तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। एक होता है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मतलब जिसने पोल्यूशन किया उसको पे करना पड़ेगा, कीप इट सिंपल। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि 3 टियर एनफोर्समेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। 3 टियर का मतलब क्या है, जो पोल्यूट कर रहा है उसके ऊपर फाइन लगाओ, अगर वो बार बार पोल्यूट कर रहा है फाइन के बाद भी तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लो, और जो ऑफिशियल्स हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे उनके खिलाफ भी एक्शन लो। इस चीज़ को हम बोल रहे हैं 3 टियर एनफोर्समेंट सिस्टम। उसके बाद कचरे के लिए 4 सेग्रीगेशन मोड की बात की गई है। वेट, ड्राई, सैनिटरी और स्पेशल केयर। स्पेशल केयर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया, ई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या केमिकल वेस्ट हो गया किसी भी टाइप का, मेडिकल वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल मतलब कैटेगरी है। तो ये 3 4 चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसका एक लाइन में बता देता हूँ। देखो एक पर्सन है, उनके पास ओसीआई कार्ड था, उन्होंने कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मेरे को बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ना है। कोर्ट ने कहा कि लेकिन बार काउंसिल वाले इलेक्शन में तो रिक्वायरमेंट है कि सिटीजन होना चाहिए, आप सिटीजन नहीं हो तो आप ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, एग्जामिनर एक स्टेटमेंट में दे देगा यस ओसीआई आर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए दैट दे आर नॉट अलाउड, व्हाई दे आर नॉट अलाउड, बिकॉज वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है। अब पढ़ के देखो इस न्यूज को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसमिस्ड ए प्ली बाय ओसीआई कार्ड होल्डर सीकिंग टू कंटेस्ट स्टेट बार काउंसिल इलेक्शन एंड प्रैक्टिस लॉ, रूलिंग दैट ओसीआई स्टेटस डज नॉट इक्वल इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना। अब एक और स्टेटमेंट एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है कि इट इज नेसेसरी टू कंटेस्ट, इट इज नेसेसरी टू हैव इंडियन सिटीजनशिप टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द बार काउंसिल। उसमें उससे ऊपर माहौल बनाने के लिए उससे ऊपर वाली स्टेटमेंट में एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है कि इंडिया ने रिसेंटली मतलब फॉरेन जो लॉयर्स हैं उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने का परमिशन दे दिया। तो लॉजिकल बनाने के लिए एग्जामिनर आपको ट्रैप करने के लिए ये स्टेटमेंट दे सकता है। आपको सिर्फ पूरा उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट है, मतलब ओनली सिटीजन कैन कंटेस्ट, ओसीआई इज नॉट सिटीजन। ठीक है, ओसीआई के पास बेनिफिट क्या है फिर, मतलब वो उनके लिए वीज़ा आसान है, मतलब वो इंडिया में आसानी से आ सकते हैं जा सकते हैं, ये बेनिफिट है, बट नॉट इक्वल टू सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स। कुछ नहीं है, मतलब अलग अलग कंट्रीज के पार्लियामेंट्रियंस हैं वो एक साथ मिलके बैठ के बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने की बात कर रहे हैं, इसी को कॉम्बिनेशन का नाम दे दिया। इसमें डिप्लोमेसी भी है और पार्लियामेंट्री इंटरेक्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल गवर्नेंस। पहले ब्लॉकचेन का मतलब समझते हैं। देखो ये 4 बॉक्स है, मैं ऐसे ही एक सिंपल सेंस में बताता हूँ। 3 बॉक्स मान लेते हैं, इसमें से इसमें चेंज हुआ तो वो यहाँ पे भी दिखेगा यहाँ पे भी दिखेगा, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करना आसान नहीं होगा। इस चीज को हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। ये कहीं पर भी यूज की जा सकती है, क्रिप्टो करेंसी में भी यूज होती है, बट कहीं पर भी यूज की जा सकती है, फॉर एग्जांपल लैंड मैनेजमेंट में, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स में जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उन्होंने ब्लॉकचेन इंडिया चैलेंज अनाउंस किया है। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए, ताकि हम ब्लॉकचेन की मदद से जो चैलेंजेस हैं उनको सोल्व कर सकें। इसमें सिंपल ध्यान में रख लेना, नाम में ही सब कुछ है, ब्लॉक प्लस चेन। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन ब्लॉक है एंड दे आर इंटरकनेक्टेड, तो एक में चेंज अगर होगा दैट विल बी विजिबल इन अदर नोड्स एज वेल। नेक्स्ट है नोटा। तो इसका भी एक कंटेक्स्ट एक लाइन में बता देता हूँ। नोटा का मतलब क्या है? नन ऑफ द अबव, कि एक कैंडिडेट की लिस्ट है, आपको कोई कैंडिडेट उसमें सही नहीं लगा तो आपने नोटा प्रेस कर दिया, बट इस नोटा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इवन इफ नोटा इज गेटिंग मोर वोट्स देन द विनर कैंडिडेट, तो भी नोटा वाले को मतलब इलेक्शन दोबारा से नहीं होगा, जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसको ही विनर मान लिया जाएगा। तो फिर कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई कि इसका मतलब क्या हुआ, तो उसी कंटेक्स्ट में कोर्ट ने पूछा भाई क्या इसका तो कोई सेंस नहीं हुआ कि अगर लोग नोटा वोट कर रहे हैं और मान लेते हैं सबसे ज्यादा वोट नोटा को ही मिले हैं, बट फिर भी जो सेकंड नंबर पे है उसको विनर डिक्लेयर कर दिया, तो नोटा होने का मतलब क्या है? बस आपको अभी के लिए ये स्टेटस है नोटा का जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कब इंट्रोड्यूस किया था? 2013 में इंट्रोड्यूस किया था।
नेक्स्ट है ईसीआई सी। देखो सोशल सिक्योरिटी के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सोशल सिक्योरिटी मतलब जो वर्कर्स, उनका हेल्थ, मेडिकल इंश्योरेंस है, उनका पेड लीव है, वो सारी चीज़ें, इंश्योरेंस के अलावा उनको जो कंपनसेशन मिलना है वो सब चीज़ें। अब रिसेंटली क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि इसके 75 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। 75 ईयर्स इसके पूरे होने की वजह से ये न्यूज़ में थी। किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सोशल सिक्योरिटी बॉडी है, 1952 में स्टेट्यूट के थ्रू सेटअप की गई थी। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 3 क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि केरला का नाम बदल के केरलम रख दिया है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी से कर सकती है, बस इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी मतलब टैक्स नहीं पे किया, व्हाइट मनी मतलब लीगल मनी, ब्लैक को व्हाइट करने का मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। इसको रोकने के लिए कानून पीएमएलए। अथॉरिटी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ग्लोबल लेवल पे बॉडी कौन सी है? एफएटीएफ है। एफएटीएफ दो चीज़ों से डील करती है, एक है आपका मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग। एफएटीएफ किसका इनिशिएटिव है? G7 का इनिशिएटिव है। इसमें आपको कुछ और नहीं ध्यान में रखना, बस इसमें एक चीज़ है जो सिर्फ पता होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं आएगा, कि ईडी है वो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकती है। अटैच करने का मतलब समझो, कोई पर्सन है, ईडी को लग रहा है ये पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो ईडी छापा मारने जाएगी और सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब डॉक्यूमेंट है उसको बेसिकली बोल देगी कि अब आप ये यूज नहीं कर पाओगे जब तक केस चलेगा। सिंप्लीफाइड सेंस में ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है एआई इन जुडिशरी। देखो एआई का एडवांटेज क्या है? जो नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस है ना, उसमें हम टेक्नोलॉजी की मदद से उसको स्पीड अप कर सकते हैं, जैसे केस मैनेजमेंट हो गया है ना, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होगा, वो सब चीज़ के लिए एआई यूज़ कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें ह्यूमन ही चाहिए होगा। रीजन बीइंग कि एआई के साथ हेलुसिनेशन का प्रॉब्लम है और मतलब कॉग्निटिव बायस है इसका। दो सिंपल चीज़ें मैं सिंप्लीफाइड सेंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉग्निटिव बायस का मतलब एआई को ट्रेन किया गया है, मतलब इसको डेटा दिया गया है और इसको ट्रेन किया गया है। जो ट्रेन करने वाला पर्सन है उन्होंने बताया कि ये सही है, ये गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सेंस में मैं बताता हूँ, ब्रिटिशर्स ने हमारे माइंड में भर दिया कि गोरा होना है दैट मीन्स टॉप लेवल ब्यूटी, और जो हमारा जो इंडियन स्किन कलर है दैट इज नॉट सो गुड। ये किसने भरा हमारे माइंड में? ब्रिटिशर्स ने। अब अगर कोई उस डेटा सेट को ट्रेन करेगा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए, तो वो उनके माइंड में जो नया एआई मॉडल हम बना रहे हैं ट्रेनिंग करके, उसके माइंड में भी यही वाली इंफॉर्मेशन फीड की जाएगी, तो उसके हिसाब से फिर ब्यूटीफुल कौन होगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज को हम बोलते हैं कि एक बायसनेस आएगा, जो ट्रेनर है उसका बायसनेस आएगा। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें एक टर्म है हेलुजिनेशन। हेलुजिनेशन का मतलब है डेटा आपको, इंफॉर्मेशन आपको गलत देगी एआई, लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसे है जैसे कि मतलब उसको सब पता है। कई बार आप नोटिस करना, उससे कुछ इंफॉर्मेशन पूछना, ठीक है, और वो आपको जो आपने पूछा है उसी के कंफर्मेशन के कंटेक्स्ट में वैसा ही कंफर्म करके बता देगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आप उसको काउंटर करोगे तब वो इमीडिएटली बोलेगी आई एम सो सॉरी, आई शुड हैव पॉइंटेड दिस आउट। तो इसी चीज को हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। दैट शोज कि इट इज नॉट रिलायबल। बस इसमें आपको ये दो चीज ध्यान में रखनी है, एआई हेलुसिनेशन है और कॉग्निटिव बायस। ओके, नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी वर्सेस फ्री एक्सप्रेशन। देखो एक मूवी है, नेटफ्लिक्स की मूवी है घूसखोर पंडित। अब घूसखोर का मतलब करप्ट, पंडित का मतलब इट इज रेफरिंग टू पंडित कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी। तो मैटर पहुंचा कोर्ट में कि भाई आप पूरी कम्युनिटी को क्यों मलाइन कर रहे हो, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। तो यहाँ पे दो इशू हैं, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, दूसरी साइड आप पूरी कम्युनिटी को मलाइन कर रहे हो। तो कोर्ट ने कहा कि देयर इज ए नीड टू बैलेंस। बस आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, जब आप ये न्यूज़ देखोगे ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। नेक्स्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ करप्शन इन जुडिशरी, तो जुडिशरी ने कहा यू आर ट्राइंग टू मलाइन द इमेज ऑफ जुडिशरी। उसी के कंटेक्स्ट में ये पूरी बात थी। कंटेम्प्ट के केस में दो चीज ध्यान रखना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में कंटेम्प्ट पावर है एज पर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 129 एंड 215। कंटेम्प्ट के लिए एक कानून भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो पावर्स हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये इसलिए है बिकॉज दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अगर ये कानून नहीं भी होगा तब भी इनके पास में पावर रहेंगी। दो टाइप की कंटेम्प्ट होती है, सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, वो आप बेसिकली लक्ष्मीकांत में पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट CDSCO। अब देखो ये रेगुलेटरी बॉडी है हेल्थ सेक्टर के लिए, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो दवाइयाँ हैं उनके क्लियरेंसेज के लिए, मतलब क्वालिटी अप्रूवल के लिए। तो क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम टेस्टिंग के लिए फास्टर क्लियरेंस देंगे। किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? एक चीज ध्यान में रख लेना, इट इज अंडर हेल्थ मिनिस्ट्री। ठीक है, और इट इज हेडेड बाय DCGI। DCGI कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर।
MHFW, ठीक। नेक्स्ट है CGA, देखो दो चीज होती है, CAG एंड CGA। ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंटेंट वाला काम, एक सिंपलेस्ट सेंस में अकाउंटेंट वाला काम है वो ये संभालते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में एक बॉडी है। इन्होंने दो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड एंड गवर्नमेंट बैंक मैनुअल। सिर्फ सिंपल सेंस में कि गवर्नमेंट और बैंक के बीच का जो डीलिंग है वो उनको शो करने के लिए कि ट्रांजैक्शंस कैसे हैंडल होते हैं, ठीक है। दीज आर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द गवर्नेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ बैंक्स हैंडलिंग गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस। ये चीज ध्यान में रख लेना, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और अकाउंटिंग मैटर्स पे गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। ये CGA है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। टैग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ऑडिटिंग का काम करते हैं, मतलब खर्चा होने के बाद में ऑडिट करते हैं कि ये खर्चा जो दिखाया गया है क्या एक्चुअल में वैसे ही हुआ है। ऑन द अदर हैंड CGA का काम अकाउंटिंग प्रोसेस में हेल्प करना है, ठीक है। तो इन ए वेरी सिंपल सेंस ये अकाउंटिंग में असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, वो खर्चा होने के बाद में उसका इवेल्युएशन का काम है कि एक्चुअल में क्या ये पैसा खर्च किया गया है या नहीं, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो CGA इज अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। विद दिस पॉलिटी सेक्शन इज ओवर। IR में अगर मैं बात करूं तो IR में एक पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है जिसको इंडिया ने रिसेंटली इंडिया AI समिट हुआ था उसमें ज्वाइन किया है। US लेड इनिशिएटिव है, ऑब्जेक्टिव है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उसकी सप्लाई के लिए हम डाइवर्सिफिकेशन करें। राइट नाउ जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसका सप्लाई है उसको चाइना ने डोमिनेट किया हुआ है। चाइना प्रोसेसिंग के मामले में रफली 90% दुनिया का प्रोसेसिंग है वो हैंडल करता है। अब कोई भी कंट्री अगर चाइना को प्रेशराइज करती है तो चाइना उसका सप्लाई रोक देता है क्रिटिकल मिनरल्स का। इसी चीज को हम बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, सप्लाई चेन को एज ए वेपन यूज करना, है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया ने भी एक पॉलिसी अनाउंस की है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंसी ऑन द इंपोर्ट्स। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग मोर इन आवर कंट्री, ठीक है। उसके अलावा एक काबिल ऑर्गेनाइजेशन भी है। काबिल का क्या फुल फॉर्म है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जिन कंट्रीज के पास में क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके साथ में डील करना टू एंश्योर द सप्लाई, ठीक। एक और चीज ध्यान में रखेंगे, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रिटिकल मिनरल्स और एक होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। रेयर अर्थ एलिमेंट है उनको बेसिकली पीरियोडिक टेबल से हम रेफर करते हैं 17 एलिमेंट्स, ये सब के लिए सेम है। रेयर क्यों बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका प्रेजेंस या अवेलेबिलिटी रेयर है, रेयर अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल है बट उनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसिप्लिन का क्वालिटी हम सबके अंदर अवेलेबल है। जो ये बोलता है मैं डिसिप्लिन नहीं हूं वो भी डिसिप्लिन्ड है। 2 सेकंड दो मेरे को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हर दिन रात के 12 बजे सोना और फोन को स्क्रॉल करते रहना ये भी एक टाइप का डिसिप्लिन है बट गलत जगह पे है, बट है डिसिप्लिन ये भी। गेटिंग माय पॉइंट। तो उसी तरीके से रेयर अर्थ एलिमेंट के साथ दिक्कत क्या है कि इनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, प्रोसेसिंग करना मुश्किल है, अवेलेबिलिटी है, एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट, ठीक। चाइना ने उसमें अच्छा खासा स्किल हासिल किया हुआ है। रीजन बीइंग कि देखो थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। शुरुआत में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने ये एक्सट्रैक्शन वाला काम अपने देश में नहीं संभाला क्योंकि इट इज डैमेजिंग एनवायरनमेंट। तो उन्होंने कहा कि चाइना में करने देते हैं, चाइना में एनवायरनमेंट रूल्स रेगुलेशंस वो सब का इशू है नहीं। तो चाइना धीरे धीरे उस काम में माहिर हो गया है। अब बाकी कंट्रीज को रियलाइज हुआ है कि नहीं, वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन चाइना, दैट्स व्हाई दे आर नाउ डाइवर्सिफाइंग दिस सप्लाई चेन। जैसे रिसेंटली यूरोप ने साउथ अमेरिका के साथ डील साइन की है फॉर मिनरल्स। यूएसए है वो यूक्रेन के साथ डील कर रहा है, यूएसए कोंगो के साथ भी कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे रिसोर्सेज मिले, DRC के साथ भी डील कर रहा है। पॉइंट इज नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई। नेक्स्ट है इंडियन ओशन नावल सिंपोजियम। आप बेसिकली ये एक इवेंट है जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा इंडियन ओशन है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। इस पे एक यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, उसी कंटेक्स्ट में बार बार ये जब भी ये न्यूज आएगी तो इसका कवरेज होता है। क्यों न्यूज में था, इंडिया इसका चेयर बना है और 2008 में इसको इंडियन नेवी ने सेटअप किया था टू एनहांस द मैरीटाइम कोऑपरेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। देखो सिंपल सेंस में कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ट्रंप ने टैरिफ लगाया, इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से ट्रंप ने कंट्रीज पे टैरिफ लगाया। वहां के कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास में पावर नहीं है टैरिफ लगाने का एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। बस इतना ध्यान में रख लेना। The US Supreme Court ruled that the president lacked authority to impose the broad impact.
ब्रॉड इम्पोर्ट टैरिफ, ठीक है। नेक्स्ट है फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। देखो दो सिंपल चीज़ों से समझाता हूँ, दो टाइप के मटेरियल होते हैं। इस सेकेंड, एक होता है फिसल और एक होता है फर्टाइल। फिसल का मतलब है ये अगर हम यूज करेंगे तो इससे चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। फर्टाइल डायरेक्टली चेन रिएक्शन नहीं स्टार्ट करेगा, फर्स्ट इट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू फिसल। जैसे थोरियम की बात करूं तो थोरियम है वो फर्टाइल है। यूरेनियम की बात करूं, नेचुरल यूरेनियम, उसमें दोनों है, U235 जो कि है फिसल और यूरेनियम 238 है जो कि है फर्टाइल। इसको ऐसे समझेंगे सिंपल सेंस में, ये है वेट मैच बॉक्स, गीली माचिस का डिब्बा है, तो पहले हमें उसको सुखाना पड़ेगा अगर हमें उसको जलाना है। ये है सूखी माचिस का डिब्बा, मतलब डायरेक्टली वी कैन यूज इट, ठीक। अब अगर हमें न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो हमें चाहिए है फिसल मटेरियल। यूजुअली जो यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम होता है, उसमें ये वाला पार्ट, जो फिसल वाला पार्ट है, दैट इज लेस देन 0.1%, लेस देन 1%, सॉरी 0.1 नहीं, लेस देन 1%, 0.7% है, और 99.3% टाइप ऑफ ये है हमारा फर्टाइल मटेरियल। अब अगर किसी को न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसको करना क्या पड़ेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट करना पड़ेगा, मतलब ये वाले पार्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा जो फिसल वाला पार्ट है। जो ईरान है उसके कंटेक्स्ट में यही एक मेजर क्रिटिसिज्म था कि ईरान है वो यूरेनियम एनरिचमेंट का काम कर रहा है सो दैट इट कैन क्रिएट न्यूक्लियर वेपन। इसलिए फिर बाद में इसराइल ने उस पर अटैक किया था। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी थी, तो इंडिया ने कहा कि हमें डिसआर्मामेंट की तरफ है स्टेप्स लेने चाहिए। डिसआर्मामेंट का मतलब है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो दिस ट्रीटी proposed to prohibit the production of highly enriched uranium and plutonium for nuclear weapon। ऑलरेडी मैं आपको स्टोरी बता चुका हूं, तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब का इजराइल विजिट था, तो उसी में हमने इजराइल के साथ स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रोस्पेरिटी है वो साइन किए। अब देखो यूजुअली अब यूपीएससी बहुत अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देगा, विद विच कंट्री वी हैव अपग्रेडेड आवर पार्टनरशिप एज स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रोस्पेरिटी, ठीक है। तो पीस से ध्यान में रख लेना, बहुत कम कंट्रीज के कंटेक्स्ट में हम ये वाला टर्म यूज करते हैं। रीजन बीइंग कि पीस है वो हर कंट्री के साथ में मेजर इशू नहीं है, ठीक है। अब इसराइल के कंटेक्स्ट में एक अलग एस्पेक्ट है बिकॉज ऑफ ऑल दोस इश्यूज, तो इसीलिए आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। इंडिया है इसराइल का सेकेंड लार्जेस्ट एशिया बेस्ड ट्रेड पार्टनर है। लार्जेस्ट कौन है? एज यूजुअल चाइना। इसराइल में हमारे बहुत सारे वर्कर्स हैं, डिफेंस कोऑपरेशन भी अच्छा खासा है, साइबर कोऑपरेशन है, वो सब चीज़ें। नेक्स्ट डूरन लाइन, देखो ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, इनके बीच में है डूरन लाइन। यहाँ पे पाकिस्तान ने एक मिलिट्री ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया है, गजब इल हक। अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट में 4-5 चीज़ें ध्यान में रख लेना। डूरन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, ये 3-4 जोग्राफिकल चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी में बेसिकली जो बेस ईयर है वो अपडेट किया गया है, किसके लिए? मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्सेस के लिए। मर्चेंडाइज मतलब क्या है? गुड्स का ट्रेड है, गुड्स वाले को मर्चेंडाइज बोलते हैं। दूसरा है सर्विसेज, क्योंकि ये विजिबल है इसीलिए इसको विजिबल्स बोल देते हैं, सर्विसेज वाला इनविजिबल्स है, ठीक है। कि पहले बेस ईयर था 2012-13, अब उसको कर दिया 22-23, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया और फ्रांस ने डीटीएसी अमेंडमेंट किया है। डीटीएसी क्या है? पहले डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है। देखो एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस क्या है? ये फ्रांस है, ये इंडिया है। इसमें एक पर्सन काम कर रहा था, एक कंपनी काम कर रही थी फ्रांस में, उन्होंने पैसा कमाया, वहां पे टैक्स दिया। अब ये पैसा वापस, क्योंकि ये इंडियन कंपनी है, ए जो है वो इंडियन है, मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ। अब अगर ये इंडिया में आएंगे तो इंडियन गवर्नमेंट भी इससे टैक्स लेगी, तो ये बोल रहे हैं कि मैंने फ्रांस में भी टैक्स दिया, इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा, ये तो डबल टैक्सेशन है। इसी चीज़ को डील करने के लिए यूजुअली एग्रीमेंट और कन्वेंशन होते हैं, जिसको नाम दिया गया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन, कि सेम पैसे पे डबल टैक्सेशन ना लगे, ठीक। अब इसी के कंटेक्स्ट में एक और चीज़ है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसको एक सिंप्लीफाइड सेंस में बताता हूँ। मान लेते हैं, थोड़ा सिंपल करके रखते हैं, मान लेते हैं इंडिया में टैक्स रेट है 25%, टेक्निकली सही नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड।
और मान लेते हैं कोई टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन का मतलब जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है, मान लेते हैं यहाँ पे 3% है, तो वो कंपनीज क्या करती हैं, यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लेती हैं और बोलती हैं कि हमारा जहाँ हेडक्वार्टर है हम वहीं पे टैक्स पे करेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इनका मेन प्रॉफिट कहाँ से आ रहा था, इंडिया से, बट इन्होंने प्रॉफिट कहाँ पे स्विच कर लिया, इस टैक्स हेवन में। क्यों स्विच कर लिया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट कम है। ठीक है, तो ये एक मेजर इशू है, इसकी वजह से कंट्रीज लाइक इंडिया उसका टैक्स लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हमने ये जो प्रोविजंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है। उसके अलावा एक MFN क्लोज है, उसको भी रिमूव कर दिया। MFN का मतलब समझो क्या है, आप बहुत सारे लोग हैं वो वीडियो देखोगे, फिर उसके नीचे कमेंट करोगे पीडीएफ कहाँ पे है, पीडीएफ कहाँ पे है। मान लेते मैं किसी सिर्फ एक स्टूडेंट को पीडीएफ दे दूं, तो उसे एक स्टूडेंट को मैं फेवरेट ट्रीट कर रहा हूँ, स्पेशल ट्रीट कर रहा हूँ। WTO क्या बोल रहा है, आप किसी एक कंट्री को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। अगर मैंने एक को पीडीएफ दिया है, द सेम नीड टू बी गिवन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर किसी एक को फेवरेट माना है, वो सेम फेवरेटिज्म मेरे को सबको देना पड़ेगा, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन। आई डू होप दैट नाउ इट इज क्लियर। 3 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, और मोस्ट फेवर्ड नेशन। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में क्या था कि दो जगह पे सेम इनकम के ऊपर टैक्स ना लगे, इसके लिए एग्रीमेंट है। BEPS क्या है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो हाई टैक्सेशन ज्यूरिसडिक्शन है उससे लो टैक्सेशन ज्यूरिसडिक्शन में स्विच करना अपने कंपनी के हेडक्वार्टर को। और थर्ड है मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का बेसिक मतलब क्या है कि अगर आप किसी को फेवरेट ट्रीट कर रहे हो, द सेम फेवरेटिज्म नीड टू बी एक्सपेंडेड टू ईच एंड एवरी मेंबर। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। देखो, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी हिस्सेदारी बेचना। मेरे पास 5 हेक्टेयर लैंड थी, उसमें से 1 हेक्टेयर मैंने लैंड बेच दी, दिस इज डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। गवर्नमेंट अगर अपना लैंड बेचे तो, लेकिन अगर गवर्नमेंट बोले कि ये 1 हेक्टेयर को हम लीज पे दे देते हैं और वहां पे बड़े बड़े होर्डिंग लग जाएंगे, हमें जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास पैसे आएंगे, इस चीज को हम बोलते हैं मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में हम ओनरशिप नहीं बेच रहे हैं, बस लीज पे दे रहे हैं अपना जो प्रॉपर्टी है उसको। तो गवर्नमेंट अब डिसइन्वेस्टमेंट के साथ साथ मोनेटाइजेशन पे भी फोकस कर रही है, सो दैट इट कैन जनरेट मोर मनी। आपको आइडिया समझ में आना चाहिए, उसी के कंटेक्स्ट में ये पूरा न्यूज था। ठीक है, नेक्स्ट है चिकोरी। अब आई डोंट नो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। देखो, इसको कॉफ़ी पाउडर में मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये सस्ता होता है, प्लस कॉफ़ी का जो टेक्सचर है उसको मतलब रिफाइन करता है, प्रीमियम बना देता है। तो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि FSSAI ने कहा कि अगर आप इसको मिलाते हो तो ये पैकेट पे एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ होना चाहिए कि आपने इतना % इसमें मिलाया है। ठीक, ये पूरा लॉजिक था। तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना क्या है और क्यों यूज होता है। कॉफी में यूज होता है प्रीमियम टेक्सचर देने के लिए। अब एग्जामिनर इसको कैसे पूछ सकते हैं, ये नहीं पूछेंगे कि सेफ या, एग्जामिनर ऐसे बोल सकते हैं इट इज क्वाइट अनसेफ और इट इज यूज्ड एज ए इंटॉक्सिकेंट और समथिंग लाइक दैट। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है FTA से रिलेटेड। हाँ, तो इंडिया अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, सो दैट हम किसी एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मतलब क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इन दोनों को जोड़ना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अब जो बजट में अनाउंसमेंट था ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नोड का, दैट इज इन दुर्गापुर, उसी के डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। अभी कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आइडिया ध्यान में रखना है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है। टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में ये एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कौन सी बॉडी है, बॉडी का नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट नया GDP सीरीज आया है। इस नए GDP सीरीज में बेस ईयर क्या है, 11-12 से 22-23 कर दिया है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि EU और इंडिया ने एक दूसरे को MFN स्टेटस दिया है, किसमें, ट्रेड इन सर्विसेज में। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, बस ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो इंडिया ने अपना जो काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है वो अनाउंस किया है। काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का नाम है प्रहार। तो प्रहार क्या है, इंडिया का काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। ठीक है, इसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें मोरलेस बाकी सब चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि हम प्रीएम्प्टिव एक्शन लेंगे और जीरो टॉलरेंस अप्रोच फॉलो करेंगे। बट उसमें एक चीज़ ध्यान में रख लेना, इसमें एक टर्म है दैट इज CBRN। अब CBRN का मतलब क्या है, केमिकल, बायोलॉजिकल
रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो थ्रेट है उनको डील करने के लिए हमारा अप्रोच क्या रहेगा, ये हमने स्पेसिफाई किया है। ठीक है। आ, हाँ, नेक्स्ट है मिलिट्री एक्सरसाइज। सो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे धर्म गार्जियन है वो इंडिया और जापान के बीच थी, और वज्र प्रहार है वो इंडिया और यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट है सेटकॉम साइबर सिक्योरिटी। सेटकॉम का मतलब क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में साइबर सिक्योरिटी। देखो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इंटरनेट है, डायरेक्टली हम सैटेलाइट से सिग्नल लेके इंटरनेट यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो हैकर्स है दे कैन डायरेक्टली अटैक इट एंड देयरफॉर साइबर सिक्योरिटी में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो उसी कंटेक्स्ट में सर्ट इन ने गाइडलाइंस जारी की हैं। अब यहाँ पे 3-4 टर्म्स है, उसमें से एक इंटरेस्टिंग टर्म क्या है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर का सीधा सा मतलब ये है किसी पे भरोसा मत करो। जीरो ट्रस्ट का मतलब डोंट ट्रस्ट एनीथिंग, फर्स्ट वेरीफाई देन ओनली यूज इट। ठीक, दैट्स जेडटीए। जो अगर आप मेंस का आंसर लिखते हो सिक्योरिटी वाले में कहीं पे ये टर्म यूज कर सकते हो। बाकी है दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सिक्योरिटी बाय डिजाइन, डिफेंस इन डेप्थ, वो सारी चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। ओके, नेक्स्ट है वायु शक्ति। तो बेसिकली वायु मतलब एयरफोर्स की हम बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली प्रेसिडेंट ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, मतलब सी विटनेस्ड दिस इवेंट, है ना। तो ये कहाँ पे हुआ था, पोखरण रेंज में हुआ था। यहाँ पे LCH प्रचंड है, उसको भी शोकेस किया गया था। प्रचंड है, LCA प्रचंड, वो किसने तैयार किया है, HAL ने। HAL क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL प्रचंड, इसका LCH है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो है प्रचंड। और इसका एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये हेलीकॉप्टर है, ये एयरक्राफ्ट है, दिस इज तेजस। ये ध्यान में रखना बस। ठीक है। नेक्स्ट है INS अंजादीप। तो रिसेंटली इसको कमीशन किया गया था। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है, इसको डॉल्फिन हंटर के तौर पे भी बोलते हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मतलब क्या है, सबमरीन का मतलब जो पानी में डूबी रहती है, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं। एनिमी का पनडुब्बी है, उसको डिस्ट्रॉय करना है हमें, तो उसके लिए हमारे पास है INS अंजादीप। बस इतना नाम ध्यान में रख लेना। इट न्यूट्रलाइज एनिमी सबमरीन्स। बनाया किसने है, GRSE ने, गार्डन रिच रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता, उसने बनाया है। इसमें क्या यूज हो रहा है, सोनार। सोनार का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से साउंड जाएगी, अगर सामने सबमरीन होगी तो वो साउंड रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके हमारे पास आएगी, हमें उसका लोकेशन पता चल जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय इट, बूम। इस तरीके से होगा बस। नेक्स्ट है बिहार नक्सल फ्री है। तो बेसिकली जो नक्सलाइट हॉटस्पॉट हुआ करता था जो एरिया, अब वो नक्सल फ्री हो गया है। नक्सलिज्म से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव था कि मार्च 2026 तक हमें इसको नक्सल मुक्त भारत बनाना है। उसके लिए हमारा एक डॉक्ट्रिन भी था, समाधान फ्रेमवर्क। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है VSHORADS। अब इसका फुल फॉर्म समझ लो, सब उसी में समझ में आ जाएगा। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। देखो एनिमी ने हमारे ऊपर अटैक किया, इधर से कोई भी मिसाइल आई, तो पहले तो हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जो हमने रशिया से परचेज किया है, जिसका यहाँ पे हमने नाम रखा है सुदर्शन। तो एयर डिफेंस सिस्टम का काम क्या है कि इसको ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देना। बट मान लेते हैं वो किसी तरीके से हमारे एरिया में एंटर हो चुका है, तब हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे, तो उसी के लिए है वेरी शॉर्ट रेंज। का रेंज ज़्यादा नहीं है, तो अगर पास आ चुका है तब इसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। जो S-400 है वो तो दूर से ही डिस्ट्रॉय कर देगी 400 के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इट विल डिस्ट्रॉय हाई स्पीड एरियल थ्रेट, ऊपर से आने वाले थ्रेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। ये मैन पोर्टेबल है, मतलब जो सोल्जर्स हैं वो इसको ऐसे शोल्डर पे रख के फिर उसको कैरी करके किधर से भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ऐसे करके आपने मूवीज में देखा होगा, लेट मी शो इट प्रॉपरली। हाँ, ऐसे करके तो वो लॉन्च करेंगे एंड इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द टारगेट इन द एयर। ठीक है, नेक्स्ट एनवायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल डाइवर्सिटी। देखो एक स्टडी थी, उसके हिसाब से क्लाइमेट चेंज की वजह से और लैंड यूज चेंज की वजह से जो हिमालयन स्पाइडर है उसका डाइवर्सिटी कम हो रहा है। जितना ज़्यादा हमारा इकोसिस्टम डाइवर्स होगा उतना ही रेजिलिएंट होगा। रेजिलिएंट होने का मतलब है उतना ही मजबूत होगा, उस पे चेंज का उतना असर नहीं होगा। जैसे जैसे डाइवर्सिटी कम होती जाएगी हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी कमजोर होता जाएगा। बस इसको आप यूज कर सकते हो कहीं पर भी, दैट हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज लैंड यूज, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लैंड यूज चेंज होता है, उसकी वजह से जो फंक्शनल डाइवर्सिटी है वो चेंज होती है।
नेक्स्ट रिवर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका ओवरसाइट है वो किसको सौंप दिया है, एनजीटी को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली एक टर्म होता है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल सेंस, वाटर बॉडी में कितना पोल्यूशन है, जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा ऑक्सीजन की उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बीओडी उतना ही ज़्यादा होगा, हायर बीओडी मीन्स हायर पोल्यूशन। नेक्स्ट है फिशिंग कैट, तो जो नॉर्मल कैट होती है उससे बड़ी साइज की कैट होती है। ये वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है। कहाँ पे, रिसेंटली काजीरंगा में इनका अच्छा खासा प्रेजेंस पाया गया था। ठीक है, यूजुअली ये वेटलैंड्स और मैंग्रोव एरिया में मिलती हैं। नेक्स्ट है पीटलैंड्स। पीटलैंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, वो एक सबमर्ज्ड एरिया में अगर लॉन्ग टर्म तक रहेगा तो उसको हम पीटलैंड बोल देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इन सबमर्ज्ड एरियाज, पानी में जिस एरिया में हमेशा पानी भरा रहता है, यानी काइंड ऑफ वेटलैंड। ठीक है, तो पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर विच इज अक्यूमुलेटेड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीटलैंड। हुआ क्या है कि कोंगो में कुछ स्वैम्प्स हैं, वो स्टोर्ड कार्बन अब रिलीज कर रही हैं। सिंपल सेंस में समझाता हूँ, ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऐसी लैंड में अक्यूमुलेट होगा जहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है। यूजुअली इट कैप्चर कार्बन, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब हो क्या रहा है, ये स्वैम्प है, नाउ दे आर रिलीजिंग कार्बन, दे यूज टू बी ए कार्बन स्टोर हाउस। अब समझते हैं इसको। द स्वैम्प्स इन द कोंगो बेसिन आर रिलीजिंग मैसिव अमाउंट ऑफ स्टोर्ड कार्बन, है ना। पहले दे यूज टू होल्ड, लाइक पीटलैंड है, दे कवर 0.3% ऑफ द अर्थ सरफेस, सिर्फ 0.3, बट होल्ड 1/3 ऑफ द ट्रॉपिकल कार्बन। दैट मीन्स दे यूज टू बी ए वेरी ग्रेट कार्बन सिंक। बट अब क्या हो रहा है कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से इन पे एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई दे आर रिलीजिंग दैट स्टोर्ड कार्बन। नेक्स्ट है टेंटो पेंगुइन्स। लास्ट ईयर पेंगुइन है वो काफ़ी न्यूज़ में थी लास्ट ईयर, क्या इसी साल आई थिंक शुरुआत में ही सोशल मीडिया पे एवरीवन वाज यूजिंग पेंगुइन ओनली। ओके, तो ये न्यूज़ में क्यों थी, सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना, ये फर्स्ट बर्ड स्पीसीज है विच आर इन्फेक्टेड बाय H5 एवियन इन्फ्लुएंजा ऑन ऑस्ट्रेलियाज हर्ड आइलैंड। दो चीज़ ध्यान में रख लेना, पेंगुइन है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है हर्ड आइलैंड। ये फास्टेस्ट स्विमिंग पेंगुइन है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, एग्जामिनर अगर बनाना चाहे तो, दैट पेंगुइन कैन नॉट स्विम, है ना। आपने वो देखी, वो जैसे ही पानी की तरफ आता है तो हाउ दे बिहेव, तो उसमें एग्जामिनर सिर्फ आपसे इतना पूछेगा कि नो वेराइटी ऑफ पेंगुइन कैन स्विम, इस टाइप से कुछ भी एक एक्सट्रीम टाइप का स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्मूथ कोटेड ओटर्स। सो रिसेंटली ये नंदूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें पाए गए थे, कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, दे आर बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर का मतलब इसको ऐसे समझेंगे, बायो इंडिकेटर इज जस्ट लाइक स्पीसीज जो अगर अवेलेबल है दैट शोज कि हमारा जो इकोसिस्टम है दैट इज हेल्दी। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सेफ वे में, जैसे अगर आपको कहीं पे भी आर्मी की प्रेजेंस दिखेगी सो दैट सिंपली मीन्स हाँ ये एरिया सेफ है क्योंकि आर्मी इज देयर। तो उसी तरीके से अगर ये वाला स्पीसीज मिलता है दैट एक्ट एज ए बायो इंडिकेटर, दैट सिंपली मीन्स कि हाँ ये वाला वाटर बॉडी या ये वाला जो इकोसिस्टम है दैट इज सेफ। सेफ इन द सेंस इट इज हेल्दी एंड अनपोल्यूटेड। ओके, नेक्स्ट है रिवर रांचिंग। इसको मतलब समझते हैं क्या है, देखो जो रिवर्स है उसमें से हमने फिश है वो कैप्चर कर ली, अब उसमें ज़्यादा फिश बची नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से फिश को रिवर्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से उनको डेवलप करके फिर वापस रिवर में छोड़ रहे हैं। दैट इज बेसिकली रेफर्ड एज रिवर रैंचिंग। मतलब क्या हुआ, ब्रीडिंग नेटिव स्पीसीज इन हैचरीज एंड रिलीजिंग दैम फिंगरलिंग्स। फिंगरलिंग्स बेसिकली मीन्स यंग फिश इनटू रिवर टू रिप्लेनिश द डिप्लीटेड स्टॉक्स। क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि रिसेंटली गंगा के कंटेक्स्ट में इनको वापस से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इट इज एक्सिटू कंजर्वेशन। एक्सिटू इंसिटू क्या है, इंसिटू मतलब साइट के अंदर ही, नदी के अंदर ही अगर हम उनको कंजर्व करें दैट विल बी इंसिटू, बाहर से हम उनको डेवलप करके नदी में वापस छोड़ रहे हैं दैट विल बी एक्सिटू। आप खुद अपने नोट्स बना रहे हो इंसिटू, मैं बना के दे रहा हूँ एक्सिटू, मतलब टेक्निकली सही नहीं है बट मोरलेस वही पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है आईओसी कार्बन रिपोर्ट। आईओसी क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, यूनेस्को का एक कमीशन है। ध्यान में रख लेना, बड़ा इजी ट्रैप बनेगा यूएनईपी एग्जामिनर बोल के, क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं वो यूएनईपी ईटीसी हैं, यहाँ पे यूनेस्को है। ठीक है, तो इनका बेसिक कहना क्या है कि मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ये ओशन है, यहाँ पे कार्बन कैप्चर हुआ। ठीक है,
अब हो क्या रहा है कि जो डीप लेवल है वहाँ पे कार्बन ज़्यादा स्टोर्ड है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी पंप। तो इन अ वेरी सिंपल सेंस ओशन अब्जॉर्ब एक्सेस CO2 एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डीप लेयर्स। टॉप लेवल पे ओशन ने अब्जॉर्ब किया और उसको नीचे के लेयर पे सप्लाई कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी पंप। बस इतना ध्यान में रख लेना। ठीक है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का कॉन्सेप्ट क्या है कि माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज हैं वो इधर से आते हैं, तो उसमें काजीरंगा है, वो भी न्यूज़ में था। नेक्स्ट है हिम कनेक्ट। हिम मतलब हिमालय से रेफर करता है, तो हिमालय के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है। कहाँ पे? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अब ये समिट है रिसेंटली TERI ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, और ये इसलिए भी न्यूज़ में थी कि इसके आई थिंक 25 ईयर्स पूरे हुए हैं, सिल्वर जुबली है वो पूरा हुआ है। नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज करवाई गई थी फरवरी महीने में ही। ठीक है, थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मेशंस वॉइस विजन वॉइस वैल्यूज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है मॉइस्ट हीट वेव। हीट वेव का मतलब गर्म हवा, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर है। तो रिसर्चर्स ने पाया कि हम जो मॉनसून है उससे इसका टाइमिंग है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ध्यान में रख लेना, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मॉइस्ट का मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, हीट वेव का मतलब गर्म है। नेक्स्ट रिलेटेड टू कार्बन कार्बन ट्रेडिंग। अब देखो लास्ट ईयर पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो उसी में आर्टिकल 6.4 की बात भी थी। कार्बन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि सरकार ने कार्बन एमिशन के ऊपर लिमिट लगा दी, मान लेते हैं सिंपल करके 200 यूनिट से ज़्यादा कोई एमिट नहीं कर सकता। तो किसी ने अगर 170 ही एमिट किया है तो 30 यूनिट्स उनके पास सरप्लस है जिसको वो बेच सकते हैं। जिसने 200 से ज़्यादा एमिट किया है वो इनसे खरीद सकते हैं, दैट इज कार्बन ट्रेडिंग। और उसी के कंटेक्स्ट में है पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल 6.4 टॉक्स अबाउट इट। ठीक, अब रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने अपना फर्स्ट कार्बन क्रेडिट है इस मैकेनिज्म के अंडर में अप्रूव किया है। कहाँ पे अप्रूव किया गया है? म्यांमार में। किस पर्पज़ के लिए? क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि जो हार्मफुल एमिशन है वो कम होगा, इसी के लिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेट अटलांटिक सरगासम बेल्ट। देखो सरगासम है क्या एक्चुअली? ये एल्गा है, एल्गी स्पीसीज है। अब ये कंज्यूम करता है ऑक्सीजन, है ना? और उसकी वजह से होता क्या है, क्योंकि ऊपर की लेयर है उस पे एल्गल ब्लूम की वजह से ऊपर की लेयर है वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने का मतलब है सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो जो नीचे के ऑर्गेनिज्म है दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, इससे हाइपोक्सिक कंडीशन बन जाती है और नीचे की जो मरीन लाइफ है दैट विल बी एडवर्सली इम्पैक्टेड। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट। कुछ नहीं है यहाँ पे, यस इंक्रीज्ड इंस्टांसेस, बट एग्जाम के हिसाब से आप कुछ ज़्यादा नहीं है। ये आप इसको मेंस में ज़रूर लिख सकते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो हमें सस्टेनेबल वे में डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिया में 60% एशियाटिक एलिफेंट का पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता। तो हमने कहाँ से मंगवाए हैं? बोट्सवाना से। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं? कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ओके, नेक्स्ट है सोसाइटी से रिलेटेड। तो ऑर्गन डोनेशन में लगभग 4 गुना ग्रोथ हुआ है। ऑर्गन डोनेशन के लिए बॉडी है नोटो। कानून है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट ऑफ 1994। ठीक है, एक ग्रीन कॉरिडोर का भी कॉन्सेप्ट है। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है अगर हम ऑर्गन यहाँ से दूसरे प्लेस पे लेके जा रहे हैं तो सब अथॉरिटीज़ हैं वो ये मेक श्योर करेंगी कि ऑर्गन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो जो रास्ता है उसको क्लियर करवाना है। नेक्स्ट है यूएन रोड सेफ्टी फंड। तो इसके लिए कई स्टेट में प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी को बढ़ाना और फर्टिलिटीज़ यानी डेथ को कम करना। रोड सेफ्टी यानी रोड एक्सीडेंट की वजह से हर साल लगभग 3% हमारी जीडीपी पे एडवर्स इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट। किसने रिलीज किया है? सेपियंस लैब ने। ये रिपोर्ट में एक अच्छा फाइंडिंग ये है कि जो हमारे यूथ हैं उनका मेंटल हेल्थ है वो सीनियर सिटीजन से भी खराब है। सीनियर सिटीजन्स की मेंटल हेल्थ के मामले में लगभग हम 49th रैंक पे हैं। 55 प्लस के जो लोग हैं उनकी मेंटल हेल्थ के मामले में हम 49th रैंक पे हैं, जबकि 18 से 34 वालों में हम 60th रैंक पे हैं। दिस शोज कि फ्यूचर वाले आने वाले टाइम में मेंटल हेल्थ है वो कितना बड़ा इशू होगा। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या बताया गया है कि मेंटल हेल्थ पे एडवर्स इम्पैक्ट है, उसका एक कारण ये भी है कि वी आर कंज्यूमिंग टू मच अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, है ना? तो दैट इज समथिंग
विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग एक्चुअली, कि इट शोज कि हाँ आप इसकी वजह से, जस्ट अ सेकेंड, आप इसकी वजह से कैसे मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है एआई जेंडर केस बुक। तो बेसिकली एआई से हम वुमेन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। यहाँ पे 3-4 अच्छे इनिशिएटिव का नाम है जो आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। अगेन प्रीलिम्स में तो नहीं पूछेगा। स्मार्ट कजिन, ये कजिन जो लिखा है दैट इज सिमिलर टू कजन, मतलब एक आपकी बड़ी कज़न है जो आपको सब कुछ बताएगी। फॉर एग्जांपल आपको जो हेल्थ रिलेटेड जो भी एडवाइस है वो देगी, कहने का मतलब है। नेक्स्ट न्याय शक्ति स्वाति, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम्स हैं उनको हेल्प करेगी, ये भी एआई मॉडल ही है। नेक्स्ट नारी रक्षा, अगेन वुमेन सेफ्टी। 3 नाम ध्यान में रख लेना, यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स। नेक्स्ट राइस फोर्टिफिकेशन, तो देखो फोर्टिफिकेशन का मतलब उसका न्यूट्रिशन कंटेंट है उसको इंक्रीज करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के थ्रू फोर्टिफाइड राइस डिस्ट्रीब्यूट करती थी। अब एक स्टडी है, उन्होंने पाया कि फोर्टिफाइड राइस को अगर हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो फोर्टिफिकेशन की वजह से उसका सेल्फ लाइफ कम हो जाता है। तो इसीलिए सरकार ने फोर्टिफिकेशन वाले प्रोग्राम पे थोड़े दिन के लिए स्टे लगाया है। गवर्नमेंट टेम्पररी डिसकंटिन्यूड इट अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, सेल्फ लाइफ उसका कम हो जाएगा। वुमेन इन साइंस है नेक्स्ट। वुमेन इन साइंस का क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि 28 फेब को साइंस डे सेलिब्रेट किया गया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि स्टेम वर्कफोर्स है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ्स वर्कफोर्स है, उसमें सिर्फ 27%, रफली 1/4 वुमेन है। दैट शोज कि उनका जो परसेंटेज है वो कम है। वी नीड टू इंक्रीज इट। इस बार का थीम भी क्या था, वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। नेक्स्ट है मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन। मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन का मतलब इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ब्रेन। क्यों न्यूज में था, क्योंकि हमारे जो अग्निवीर ट्रेनी है मेघालय में, उनके कंटेक्स में हमने ये आउटब्रेक है ये विटनेस किया था। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसका फर्टिलिटी है वो काफ़ी हाई है। फर्टिलिटी मतलब डेथ, तो अगर इन्फेक्शन हुआ तो डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है एआई इन रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल एरिया में हम एआई की मदद से कैसे इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे अप्रोच हैं। फॉर एग्जांपल कि जिन एरियाज़ में डेवलपमेंट नहीं हुआ है उनको आइडेंटिफाई करना, अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहाँ कहाँ कमी है, मल्टीलिंगुअल गवर्नेंस मतलब लोकल लैंग्वेज में लोगों को गवर्नेंस रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, है ना। और हमारा जो एआई मॉडल है उसका नाम है भारत जैन। नेक्स्ट है एनएच मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, यानी जो रोड है उनका क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये वैन्स हैं ये इंट्रोड्यूस की हैं। ये क्या करती हैं, बेसिकली रोड में क्रैक्स हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, हिडन क्रैक्स, एंड दे विल इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट है लीगो ऑब्जर्वेटरी। देखो लीगो क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। क्या ऑब्जर्व करेगी, ग्रेविटेशनल वेव। ग्रेविटेशनल वेव क्या है, ये रिपल्स हैं स्पेस टाइम में, रिपल्स का मतलब वेव्स हैं। 3 चीजें। लीगो ऑब्जर्वेटरी क्या ऑब्जर्व करेगी, ग्रेविटेशनल वेव। इंडिया में उसका उस ऑब्जर्वेटरी का एक पार्ट है, वो बनना है कहाँ पे, मतलब एक ऑब्जर्वेटरी है वो इंडिया में भी बनेगी। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे, ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में। और स्पेसिफिक अगर मैं प्लेस बोलूँ तो औंधा। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने में हेल्प करेगी। ग्रेविटेशन वेव्स आर रिपल्स इन द स्पेस टाइम। रिपल्स इन द स्पेस टाइम का मतलब क्या है, एक ऐसे पर्दा रखेंगे, उस पर्दे के ऊपर बॉल रखेंगे, बॉल फेंकेंगे तो होगा क्या, उसमें वेव्स जनरेट होंगी, दैट इज ग्रेविटेशनल वेव। मतलब इतना आसान नहीं है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये किसने प्रेडिक्ट किया था, आइंस्टीन ने। ओके, नेक्स्ट है यूरोप्स। अब देखो इसका फुल फॉर्म समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट सैटेलाइट, ये ईयू का एक प्रोजेक्ट है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, उनका ही एक स्पेस एजेंसी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। एक्सोप्लैनेट क्या है, जो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है उनको हम बोलते हैं एक्सोप्लैनेट। नेक्स्ट है सुजीविका। तो ये एक पोर्टल है, डेटा पोर्टल जो लॉन्च किया है। क्या दिखाएगा, ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इम्पोर्ट्स हैं उनको शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन का मतलब देखो, सबसे पहले सन है, सन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने अपना मिशन लॉन्च किया हुआ आदित्य L1 मिशन। L1 क्या है, लाग्रांज पॉइंट। लाग्रांज पॉइंट क्या है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल है, दैट शुड बैलेंस आउट, सो दैट हमें ज़्यादा फ्यूल ना यूज़ करना पड़े। अगर बैलेंस आउट नहीं होगा तो क्या होगा, ये अपनी तरफ पुल करेगा, ये अपनी तरफ पुल करेगा, तो हमें
एक स्पेसिफिक पोजीशन पे रहने के लिए ही फ्यूल यूज़ करना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं इसको। Indian scientists observed shock wave triggered by CME using Aditya L1 एंड ग्राउंड टेलीस्कोप। ठीक है, अब CME क्या है? कोरोनल मास इजेक्शन। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है कि एक सोलर बर्स्ट है सिंपल सेंस में, है ना। थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, आप आग के बिल्कुल पास में खड़े हो जाओगे तो आग की जो लपटें आपको फील होती हैं, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली। ठीक है, मैसिव बर्स्ट ऑफ सोलर प्लाज्मा दैट कॉज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। अब इससे होता क्या है, अगर ये अर्थ के आसपास में पहुंचती हैं तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू डिसरप्ट आवर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट है बायो सरफेक्टेंट। बायो सरफेक्टेंट, बायो का मतलब लिविंग यानी लाइफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो उनसे हमने ये प्रोड्यूस किया है, सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगी से हमने प्रोड्यूस किया है। ये सरफेस और सरफेस टेंशन है उसको कम कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट है, वो क्या काम करता है? वो एक केमिकल से बनाया है हमने। इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, किसने बनाया है? एक इंस्टीट्यूट है जो DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएट। नेक्स्ट रेड टीमिंग। रेड टीमिंग का कॉन्सेप्ट समझो। कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब उस सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ बग्स है, इसके लिए रेड टीम होती है। उसी तरीके से हमने एनिमी को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाया है। अब उस स्ट्रेटजी में कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, उसके लिए रेड टीम होती है। तो जहां पर भी रेड टीम हो, उसका मेन काम क्या है? डिफेक्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो AI टेस्टिंग के लिए रेड टीमिंग है, दैट इज नेसेसरी, इट एक्सपोज द वल्नरेबिलिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके कंटेक्स्ट में अगर बताऊं, तो हम हर बार जब भी कोई भी टॉपिक कवर करते हैं, मैं बताता हूं कि एग्जामिनर क्या मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ पर भी हम रेड टीमिंग वाला काम कर सकते हैं। इस केस में ऑफकोर्स हमारा टारगेट कौन है? एग्जामिनर की साइकोलॉजी को समझना। ठीक है, नेक्स्ट है एप्स्टीन बार वायरस। सो ये वायरस रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि साइंटिस्ट ने एंटीबॉडीज हैं वो बनाई हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ठीक है, इसका अभी कोई क्योर है नहीं। अ, ये यूजुअली स्प्रेड होता है थ्रू स्लाइवा और इसकी वजह से फीवर और फटीग होता है, और इट कैन रेयरली लीड टू कैंसर एज वेल। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू हिस्ट्री। एक्चुअली कुछ न्यूज़ जो कल्चर वाले में थी वो मैंने हिस्ट्री में ही कर दी, तो कल्चर में कुछ अलग से न्यूज़ नहीं था। फर्स्ट है राजा जी यानी सी राजगोपालाचारी। तो बेसिकली उनका एक नया बस्ट है वो अनवेल किया गया है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, और सॉरी, फर्स्ट इंडियन बोर्न एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, माउंट बैटन को उन्होंने सक्सीड किया था। उसके बाद एक और चीज ध्यान में रख लेना, अगर किसी स्टेट का गवर्नर की बात पूछें कि स्टेट का पहला गवर्नर कौन था, वो तो जीजी थे, दैट इज गवर्नर जनरल। तो स्टेट के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? SP सिन्हा थे, है ना, जो बिहार और उड़ीसा के गवर्नर बने थे। ठीक है, नेक्स्ट है CV रमन। बिकॉज ऑफ साइंस डे उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज साइंस डे 28 फरवरी। थीम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको रमन इफेक्ट के नाम, रमन इफेक्ट की वजह से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू एथिक्स। तो इसमें एक छोटा सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ जस्ट डेजर्ट्स। इसका मतलब क्या है? जितना क्राइम किया उसी के हिसाब से उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। पनिशमेंट मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम्स कमिटेड। ठीक, और लास्ट सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू स्कीम्स। सो फर्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इसके दो मेजर कंपोनेंट है, एक तो है निर्यात प्रोत्साहन, इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है गवर्नमेंट, और दूसरा है निर्यात दिशा। इसमें नॉन फाइनेंशियल जैसे पेपर वर्क में हेल्प करवाना और बाकी जो काम है उसमें हेल्प करवाना, दैट इज निर्यात दिशा। नेक्स्ट है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, उन्होंने बताया कि करंट हमारा जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। देखो प्रॉब्लम क्या है, हमारी कंट्री में स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं बट उनके पास स्किल नहीं है, तो उनको क्या देने की कोशिश कर रहे हैं हम? अप्रेंटिस ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट हम उनको एक एक बेहतर स्किल दे पाए और वो इंडस्ट्री के लायक बन पाए ताकि उनको काम आसानी से मिले। नेक्स्ट है संकल्प स्कीम। तो रिसेंटली इस स्कीम के फंड अंडर यूटिलाइजेशन के चक्कर में ये न्यूज़ में थी। जो स्कीम है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव स्किल डेवलपमेंट है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड ये एक स्कीम है। नेक्स्ट है रोड टैप स्कीम। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, मान लेते हैं ये पेंसिल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट में अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा तो ज़्यादा बिकेगा, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आपने जो भी टैक्सेस हमें दिए हैं हम आपको वापस कर देंगे जब आप इसको एक्सपोर्ट करोगे, ताकि आपके प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम हो, प्रोडक्ट ज़्यादा बिके।
रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़, टैक्सेस, ऐसा करके कुछ फुल फॉर्म है, एक बार आप देख लेंगे उसको, ठीक है? तो रिसेंटली इसको एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, तो बेसिकली इसमें रूफटॉप सोलर पैनल्स की बात की गई, कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट रैम्प प्रोग्राम एमएसएमई के लिए है, कोविड के बाद में उनके रिवाइवल के लिए शुरू किया गया था, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो यहाँ पे सीबीडीसी पायलट प्रोजेक्ट है, वो लॉन्च किया गया है। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इन ए वेरी सिंपल सेंस यहाँ पे अनाज ना देके डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे देने का हम एक पायलट प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रहे हैं। सक्सेसफुल होगा तब आगे जाके कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है स्टेट इनोवेशन मिशन, तो रिसेंटली त्रिपुरा है, उन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के लाइंस पे खुद का एक स्टेट इनोवेशन मिशन है, वो लॉन्च किया है। हाँ, दिस कैन बी आस्क्ड। लास्ट है रिलेटेड टू प्लेसेस इन न्यूज़, तो राप्ती रिवर है, वो न्यूज़ में थी। देखो, एक रिवर है घाघरा, उसका एक ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट इज राप्ती रिवर। राप्ती रिवर का एक और ट्रिब्यूटरी है स्वाव रिवर। अब एक्चुअली सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से ये एक नाला है, रिवर नहीं है। तो रिसेंटली एनजीटी ने कहा कि इसको नाला स्टेटस मत दो, इसको रिवर का स्टेटस दो, सो दैट हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। 3 रिवर्स का नाम दिया है मैंने, घघरा, घग्गर और घाघरा, 2 अलग-अलग रिवर हैं, ये घाघरा है। इसका एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है राप्ती, उसका एक ट्रिब्यूटरी है स्वाव। कहाँ पे है? यूपी में, तो इसलिए उन्होंने यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्शंस दिया है। नेक्स्ट स्वीडन, तो इंडिया और स्वीडन है मिलके एआई पे काम कर रहे हैं। कुछ उसमें से ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा जा सके। नेक्स्ट है पलामू टाइगर रिजर्व, तो इसके कंटेक्स्ट में जो वुमेन है उनको इन्वॉल्व किया गया है फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और इसको नाम दिया गया है वनजीवी दीदी। वनजीवी यानी फॉरेस्ट फ्रेंडली पीपल की हम बात कर रहे हैं। कहाँ पे है ये? छोटा नागपुर प्लेट्यू में। कहाँ पे? झारखंड में। देखो सीएनपी यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करें, यहाँ पे हजारीबाग प्लेट्यू है, और यहाँ पे रांची प्लेट्यू है, यहाँ पे दामोदर वैली है, यहाँ पे दामोदर दामोदर रिवर है, और यहाँ पे दिस इज मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है? नेक्स्ट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि बहुत सारे टाइगर की डेथ हो गई थी। क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब बिजली लगने की, करंट लगने की वजह से। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड द करंट अफेयर्स। अब अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। देखो एक चीज़ समझो, इट इज़ टेकिंग टू मच अमाउंट ऑफ टाइम, पहले उनको अरेंज करना फिर उसको रिकॉर्ड करना, इट इज़ टाइम टेकिंग एक्सरसाइज। ओनली इफ इट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल देन ओनली आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज मेरे पास भी उतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं इसको ज़बरदस्ती कंटिन्यू। तो अगर आपको सच में लग रहा है कि नहीं दिस इज समथिंग विच कैन हेल्प अस, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट दैट डजंट मीन दैट इट डज नॉट रिक्वायर एफर्ट। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मेरे लिए बहुत सारे एफर्ट इसके अंदर इन्वॉल्व। थैंक यू। और इसका पीडीएफ है वो आपको सिविल सर्किट में ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना। थैंक यू।